वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे नन्हे भाई बहनों। आज हम साइंस का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे क्लास 8 का, जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले इंट्रो कर लो, उसको ऊपरी ऊपरी ट्रेलर टाइप देख लो, फिर हम उसको डीपली जानेंगे। क्या होता है बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म? कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में डिवाइडेड है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो वर्ड से बना है, एक माइक्रो एक ऑर्गेनिज्म, एक माइक्रो और एक ऑर्गेनिज्म। इन दोनों का क्या मतलब होता है? माइक्रो का मतलब होता है थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। वो चीजें, ठीक है, वो चीजें जो आप बिना नेकेड आइज से नहीं देख सकते। नेकेड आइज का क्या मतलब है? कि बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी लेंस के आप उन चीजों को नहीं देख सकते। आप अभी जहाँ बैठे हो, आप जहाँ बैठ के भी ये वीडियो देख रहे हो, या आप कभी भी कहीं भी जब बैठे रहते हो, तो आपके आसपास माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, बट वो आपको नहीं दिखते। वो क्यों नहीं दिखते? क्योंकि आप उस वक्त नेकेड आइज रहते हो, यानी बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के बैठे हो। आंखें नेकेड है, यानी कुछ लगाया नहीं है आपने, और सिर्फ इससे लगाने से भी नहीं दिखेगा। ठीक है, आपको उस चीज़ों के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जो मैं अभी आगे बताऊंगी, वो यूज़ करोगे तो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेंगे। सो माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटी, एकदम छोटी, जो आप अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते हो। ऑर्गेनिज्म सबको पता है, लिविंग बीइंग। तो एक परफेक्ट एक डेफिनेशन क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का? अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग बीइंग जो बिना विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब आगे बढ़ते हैं। सो एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट इज रिक्वायर्ड टू सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायर्ड होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए। तो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? उसको क्या कहते हैं हम लोग? माइक्रोस्कोप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? माइक्रोस्कोप कहते हैं। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप देखते हैं। अगर आपके क्लास टीचर, आपके सब्जेक्ट टीचर आपको माइक्रोस्कोप दिखाएंगे, तो लैब में अवेलेबल होता है जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, तो वो अगर दिखाएंगे तो आप देख लेना कैसा होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। खैर उसका फिगर बनाना थोड़ा सा टफ है, इसलिए मैं उसका फिगर नहीं बना रही हूँ। मूव फर्दर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी। क्या क्या? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी। जो बीमारियां हमें होती हैं, वो बीमारियां इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं। ठीक है, अब कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन सी बीमारी होती है वो देखते हैं। बैक्टीरिया से टाइफाइड या ट्यूबरक्लोसिस होता है, जैसे टीबी कहा जाता है। टाइफाइड जो होता है, आपको नॉर्मली मेरे हिसाब से सबके घर में कोई ना कोई एक इंसान ऐसा हुआ होगा जो कभी ना कभी टाइफाइड से अफेक्टेड रहा होगा। तो वो किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से होती है। प्रोटोजोआ, मलेरिया जो होता है, इसमें भी बुखार होता है, हाँ, मच्छर काटने की वजह से। यस यस। तो वो किसकी वजह से होता है? नहीं, मच्छर वाला पता नहीं, जो भी एक बीमारी है मलेरिया, वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है? प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ठीक है, इन लोग के कुछ टाइप के मैंने लिख दिया। अच्छा, ये ब्रेड माउंट है, ब्रेड माउंट। ब्रेड कुछ जब हम काफी दिनों के बाद रख देते हैं, और उसको जब देखते हैं, आप देखना अपने घर पे काफी दिनों के लिए उसको छोड़ देना, फ्रिज में नहीं, बाहर कहीं छोड़ देना, और देखना कि वो सड़ सा जाता है, उसके ऊपर कुछ एक लेयर आ जाती है वाइट सी। तो वो जो लेयर होता है वो यही होता है, और वो किस वजह से होता है? वो फंगी की वजह से होता है, उसको क्या कहते हैं? ब्रेड माउल्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रोटोजोआ, एमीबा। एमीबा किसका टाइप है? प्रोटोजोआ का टाइप है। आपने शायद 7th में एमीबा के बारे में पढ़ा भी होगा। उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। नेक्स्ट ये एल्गी का टाइप है, फिगर मैंने बनाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, वायरस के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वायरस। वायरस क्या होता है? दे आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो भी एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, बट जो अभी हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा ना, वो इससे अलग है। मतलब इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस है। अब वो क्या डिफरेंस है, इससे ही आपके हायर क्लासेस में जब आप जाओगे तो आपको वो चीज़ पता चलेगी। क्या है माइक्रोस्कोपी? क्या मतलब ये भी आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। माइक्रोस्कोपिक यहाँ वर्ड जो यूज हुआ ना माइक्रोस्कोपिक, इसका यही कहने का मतलब है कि आप इसको अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। कोल्ड फ्लू कफ, कोल्ड फ्लू कफ ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं। कोल्ड सबको हुआ है, फ्लू सबको हुआ है, कफ सबको हुआ होगा। ये सब किस वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आई होप कि आप इसको चैप्टर 1 से को रिलेट कर सकते हो। चैप्टर 1 से को रिलेट कर सकते हो। जो काम वहाँ अर्थवॉर्म्स का था, याद है आपको अर्थवॉर्म क्या करता था? जो ऑर्गेनिक वेस्ट थे उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करता था और फिर प्लांट जो होता था उसको एज अ न्यूट्रिशन यूज कर पाता था। याद है? याद है? तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सेम काम करता है। अच्छा, ये थोड़ा सा एक लॉजिक वाली बात है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब तक हमने देखा कि कोल्ड फ्लू कफ में हुआ, मलेरिया में हुआ, मतलब इन सारी चीज़ों की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने जाना। बट यहाँ फ्रेंडली क्यों लगाया इसने? इस टॉपिक में फ्रेंडली क्यों लगाया? क्योंकि हमें तो सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सिर्फ बीमारियां हुई। कोल्ड हुआ वायरस की वजह से, फ्लू हुआ वायरस की वजह से, मलेरिया हुआ प्रोटोजोआ की वजह से। तो ये फ्रेंडली कैसे हुआ? ठीक है, तो ये फ्रेंडली इस वजह से हुआ कि इन बीमारियों के अलावा भी इसका बहुत सारा यूज है। इसका बहुत सारा यूज है। कैसे? आपको ध्यान होगा कि आपकी मम्मा ने कहा होगा कि बेटा इडली कल बनाएंगे, आज मैंने पीस के रख दिया, आज रात में उसमें खमीर उठेगा। हमारे लोकल लैंग्वेज में उसमें कहते हैं खमीर उठेगा, यानी उसमें कुछ माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें आते हैं। और उसका जो ब्रेड केक इडली जो होता है ना, वो स्पंजी क्यों होता है? क्योंकि उसमें खमीर आता है। खमीर इन द सेंस कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट, मतलब पैदा हो जाता है या कहीं से आ जाता होगा, जिस वजह से वो उस के इडली को सॉफ्ट बना देता है। सेम चीज़ ब्रेड में भी होता है। ब्रेड को भी ओवरनाइट, या कुछ दिन, मैंने ब्रेड बनाया नहीं कभी, लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है ओवरनाइट छोड़ दिया जाता है। उसमें क्या होता है, वापस वो फूल जाता है। मैदा जब हम बनाते हैं, मैदे का जब नान वान जब बनता है घर में, तो क्या होता है, उसको ओवरनाइट छोड़ दिया जाता है, उसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है। उसका जो लेवल होता है ना, वो राइजन अप हो जाता है। उसका जो लेवल होता है ना, वो बढ़ा जाता है, मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ये किस वजह से इंक्रीज होता होगा? किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। सो अब इस टॉपिक को पढ़ते हैं। क्या लिखा है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। मैंने भी बताया, बहुत इसके अलावा, बीमारियों के अलावा भी उसका बहुत जगह बहुत सारा यूज है। इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, कर्ड में उसका यूज होता है। ब्रेड अभी बताया मैंने। केक, केक किसका बनता है? ब्रेड का बनता है, तो नॉर्मल सी वो भी इसमें आ गया। एल्कोहल, एल्कोहल में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। मेडिसिन में भी यूज होता है भाई साहब, मतलब जो बीमारी दे रहा है वो बीमारियों में भी, उसके दवाओं में भी यूज हो रहा है। सोचो। नेक्स्ट क्या लिखा है? दे आर ऑल्सो यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज कर देता है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा एकदम स्टार्टिंग में कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह प्रेजेंट है, आपके आसपास भी प्रेजेंट है, बट वो आपको दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आप नेकेड आइज हो। आप क्या हो? नेकेड आइज हो। आपने ये इंस्ट्रूमेंट नहीं, मिटा दिया मैंने, आपने माइक्रोस्कोप नहीं यूज किया हुआ है, इसलिए आपको वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं दिखा है। बट जब, जैसा मैंने कहा कि वो जब हर जगह प्रेजेंट है, तो नॉर्मल सी बात है वो सॉइल में भी प्रेजेंट होगा। वो सॉइल में भी प्रेजेंट होगा। जब वो सॉइल में प्रेजेंट होगा तो वो क्या करता होगा कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं ना, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देता है छोटे छोटे पार्ट में। और वो जो छोटे छोटे पार्ट हैं, अगेन अर्थवर्म वाला काम हुआ, वो जो छोटे छोटे पार्ट है वो प्लांट यूज करता है अपने न्यूट्रिशन के वे में। ठीक है, इस तरह सॉइल, इस तरह फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका वो भी करता है, क्या कहते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज करता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है
पेपर में पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, मैंने बताया कैसे रात में उसको ओवरनाइट छोड़ते हैं और फिर वो दही बन जाता है दूध से। तो एक्चुअली कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है इस बारे में बताया गया है। कौन सा यूज होता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस यूज होता है किस चीज में? टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है। ये वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है। एंड लास्ट सेकंड क्या दिया आपको? बैक्टीरिया एंड ईस्ट। बैक्टीरिया एंड ईस्ट यूज होता है इन द बैटर ऑफ इडली एंड डोसा। मैंने बताया ना, खमीर मम्मी छोड़ देती है रात में कि बेटा खमीर उठेगा तो कल इडली बनाऊंगी, ठीक है। तो खमीर एक्चुअल में क्या है, उसको इंग्लिश उसका क्या है? बैक्टीरिया एंड ईस्ट। ईस्ट और बैक्टीरिया यूज होता है इन द बैटर ऑफ इडली एंड डोसा। इडली और डोसा के नाम से मुंह में पानी आया ना, वो स्पेशली वाइट वाली चटनी एंड सांबर। बट कम बैक टू द टॉपिक, वी आर लर्निंग अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नॉट अबाउट इडली एंड डोसा एंड द चटनी वाइट वाली। सो बैक्टीरिया एंड ईस्ट जो होता है वो यूज होता है बैटर ऑफ इडली एंड डोसा में। इडली और डोसा के बैटर में यूज होता है बैक्टीरिया एंड ईस्ट। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं कि जो ईस्ट होता है ना, ये जो ईस्ट होता है ना, इधर बता दूं क्या? इधर बता दूं। हाँ, ये जो ईस्ट है ना, ये प्रोड्यूस करता है CO2। ये प्रोड्यूस करता है CO2 यानी क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ईस्ट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है यानी रिलीज करता है, ठीक है। याद रखना, रिलीज करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होता है ना, तो एयर बबल्स आ जाते हैं इस बैटर में। और इसकी वजह से क्या होता है ना, जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज कर जाता है। अभी याद है कुछ देर पहले मैंने कहा कि जब हम नान के लिए जब मैदा डो रेडी करते हैं तो उसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, उसका जो लेवल होता है वो इंक्रीज कर देता है यानी वो फूल जाता है। तो वो किस वजह से फूलता होगा? तो वो इस वजह से फूलता होगा। तो वो इस वजह से फूलता होगा। समझे क्या होता होगा? याद करो, ईस्ट क्या करता है? CO2 को रिलीज करता है यानी प्रोड्यूस करता है। उस CO2 की वजह से एयर बबल्स आ जाते हैं उस बैटर में, उस डो में, जिसकी वजह से उसका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। वो इंक्रीज हो जाता है। आई होप क्लियर हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कमर्शियली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या यूज है? तो हमने घरों में उसका यूज देख लिया, अब उसका मार्केट इकोनॉमिकली उसका क्या यूज है? तो उसका ये यूज है कि वो अल्कोहल, वाइन और विनेगर बनाता है। अल्कोहल, वाइन, विनेगर बनाता है। विनेगर का केमिकली नाम क्या उसको कहा गया है? एसिटिक एसिड। इसको क्लास 10th तक याद रखना। 10th क्या, पूरे जीवन याद रखना अगर आप 10th के बाद साइंस स्ट्रीम लोगे तो। क्योंकि क्या होता है ना, कोई ऐसे रैंडमली पूछ लेगा, बता दो विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है। अगर आप नहीं बता पाए, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, अगर आप ये नहीं बता पाए तो फिर लोग आप पे हंसेंगे या आपको कुछ बुरा बोलेंगे या तो कहेंगे अरे इसे तो कुछ नहीं आता। बट याद रखो कि विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या कहा गया है? फर्मेंटेशन कहा गया है। क्या कहा गया है? फर्मेंटेशन कहा गया है। ये हो सकता है डेफिनेशन आ सकता है, हो सकता है पेपर में आपका ये डेफिनेशन आ जाए, पूछ देगा व्हाट इज फर्मेंटेशन। क्या कहेगा? व्हाट इज फर्मेंटेशन। तो आप क्या लिख के आओगे आंसर में? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज fermentation.
फर्मेंटेशन। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। मेडिसिनल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? नेक्स्ट टॉपिक आपका मेडिसिनल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, ये तरीका हो गया। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ क्या यूज होता है इसका, यहाँ क्या यूज होता है मैं बता दूं आपको। आपने कभी एंटीबायोटिक का नाम सुना है क्या? एंटीबायोटिक सुना है क्या? इक्वल्स टू बता दो। आपने कभी एंटीबायोटिक का नाम सुना है क्या? ठीक है, सुना है क्या? ये आपको डॉक्टर देता है। आप कभी भी आपको कहीं चोट लग जाए या तो आपको जब फीवर होता है ना, तो आपको डॉक्टर ये एक दवा जरूर सजेस्ट करता है। वो जब लिखता है ना स्लिप जिसमें दवाइयों का नाम लिखते हैं, तो उसमें एक एंटीबायोटिक की भी मेडिसिन होती है। ठीक है, बेसिकली ये एंटीबायोटिक करता क्या है, ये किल और स्टॉप द इट किल, चलो इट भी लगा दो, इट किल और स्टॉप द फंक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये तो बैक्टीरिया लिख देती हूँ, बैक्टीरिया इजीली समझ में आ जाएगा। ये क्या करता है, इट किल और स्टॉप द फंक्शन ऑफ बैक्टीरिया। ये फंक्शन जो होता है, जो ग्रोथ होता है उसका, बैक्टीरिया का आपके चोट पे, आपके किसी भी बुरी चीजों पे, वो उसको स्टॉप कर देता है। ठीक है, वो उसको स्टॉप कर देता है। ठीक है, मैं इसका एक परफेक्ट डेफिनेशन लिख दूं, आपको कहीं काम आ गया तो। चलो स्टार्ट करते हैं। द मेडिसिन used to stop the growth of, क्या लिखा मैंने, द मेडिसिन यूज्ड टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीजेस। ठीक है, वो मेडिसिन जो कि किसी भी डिजीज के ग्रोथ को, वो डिजीज आपका बड़ा ना हो जाए, कुछ बड़ा इंजरी ना हो जाए, उसको स्टॉप करने के लिए मेडिसिन यूज होता है। उसके लिए एक मेडिसिन यूज होता है। मैं कुछ मेडिसिन का नाम भी लिख दे रही हूँ, कुछ नहीं एक ही का लिख दे रही हूँ। स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगेन मैं एक बार फिर से इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या है ये टॉपिक, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा भी इसका कई जगह यूज होगा, कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एंटीबायोटिक में ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हो, एंटीबायोटिक के टैबलेट्स में। एंटीबायोटिक का क्या काम है, ये एक मेडिसिन है जो कि स्टॉप कर देती है किसको, द ग्रोथ ऑफ डिजीजेस। किसी भी डिजीज के ग्रोथ को वो स्टॉप कर देती है। ठीक है, किसी दवा का नाम, किसी एंटीबायोटिक का नाम, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन। एक काम करना, अब कभी आप जब बीमार पड़ना, तो जब डॉक्टर के पास जाओगे आप,
तो आप उनसे पूछ लेना कि इसमें से कोई है क्या मैं एंटीबायोटिक, ठीक है, तो वो बताएंगे हाँ बेटा ये वाला जो दवा है ना वो एंटीबायोटिक का है। सो आप उनसे पूछ लेना कि सर एक्चुअली इसका यूज़ क्या होता है, और वो इसका यूज़ यही बताएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने भी ऐसा काम किया था, मैंने भी डॉक्टर से पूछा था कि सर इसका एक्चुअली यूज़ क्या होता है, ठीक है, तो उन्होंने भी मुझे यही रिप्लाई किया था। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपसे बताया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑर्गेनिक वेस्ट को ब्रेक डाउन करते हैं सो डैट प्लांट्स यूज़ करें उसको एज अ न्यूट्रिशन, ठीक है, ये कहा था मैंने। अब इसके अलावा इसका एक और यूज़ है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी में। कैसे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेके आते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेके आते हैं और सॉइल में उसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है, और उसको सॉइल में फिक्स कर देता है। प्रीवियस चैप्टर में मैंने बताया था नाइट्रोजन का क्या यूज होता है सॉइल में, कैसे नाइट्रोजन इंक्रीज करता है सॉइल की फर्टिलिटी को, बस वही चीज यहाँ पे रिलेट करो। क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना नाइट्रोजन लाता है, कहाँ से लाता है, एटमॉस्फेयर से लाता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लाता है और उसको सॉइल में फिक्स कर देता है। और ये जो सॉइल में फिक्स करने के बाद क्या होता है कि उसकी जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है ना वो इंक्रीज कर जाती है, वो इंक्रीज कर जाती है। अगेन मैं रिपीट करूं कहानी को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन लेके आते हैं, कहाँ से लेके आते हैं, तो एटमॉस्फेयर से लेके आते हैं और उसको सॉइल में फिक्स कर देते हैं, ठीक है। फिक्स करने के बाद क्या होता है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है ना वो इंक्रीज कर देती है, जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है ना वो इंक्रीज कर देती है। और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहाँ लिखूँ अब मैं, साइड में थोड़ा सा जगह है वहीं लिखती थी। और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल फिक्सर, बायोलॉजिकल फिक्सर कहा जाता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहा जाता है। थोड़ा सा गिच हो गया ना, कंजेस्टेड हो गया, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। फिर से देखो, ध्यान से देखो, हाँ अब कंफ्यूजन नहीं होगा, लिख दिया काफी कंजेस्टेड में मैंने, कोई बात नहीं, एक बार देख लो, अब कंजेस्टेड नहीं हो फील होगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, तो कैसे करते हैं, नाइट्रोजन लेके आते हैं एटमॉस्फेयर से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके आते हैं और उसको सॉइल में फिक्स कर देते हैं। सॉइल में फिक्स कर देने के बाद वो क्या होता है, इसकी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे काम करते हैं, जो ये फंक्शन करते हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहा गया है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहा गया है। क्या कहा गया, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कहीं, मान लो 3 नंबर का या 5 नंबर का, कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, पूछा क्वेश्चन कहीं कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, पहला पॉइंट तो आप यही लिखोगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू smaller part which can be used by plant as a nutrition। फिर से बोलो क्या कहा मैंने, क्वेश्चन पूछा मैंने कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, 3 या 5 नंबर में पूछ दिया। 5 नंबर में पूछता है तो आपको 100 to 120 वर्ड्स लिखने होते हैं, कितने, 100 to 120 वर्ड्स लिखने होते हैं 5 नंबर्स में।
और 3 नंबर के क्वेश्चंस में आई थिंक कि आपको 70 to 80 क्वेश्चन लिखने वर्ड्स लिखने होते हैं, 70 to 80 वर्ड्स लिखने होते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, तो आप इसका आंसर 2 पॉइंट में दे सकते हो। कैसे? पहला पॉइंट आप लिखोगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू स्मॉलर पार्ट, ठीक है, इनटू स्मॉलर पीसेस which can be used as a nutrition to the plant by the plant। ठीक है, क्या कहा मैंने कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो ऑर्गेनिक वेस्ट को, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जो कि केमिकल वाले नहीं होते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसको तोड़ते हैं छोटे पार्ट में, जो कि प्लांट्स द्वारा एक न्यूट्रिशन के तौर पे यूज किया जाता है। आया समझ में? ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड फिक्स इनटू द सॉइल which increases soil fertility and the microorganisms। इसके बाद ये लाइन जरूर लिखना है, and the microorganisms which are bringing nitrogen from the atmosphere are known as biological nitrogen fixer। समझ में आई बात? फिर से एक बार रिपीट करूं, चलो सुनो फिर से। सेकंड पॉइंट था, पहला पॉइंट मैंने 2 बार रिपीट कर दिया, सेकंड पॉइंट दोबारा सुनो कि microorganisms which get nitrogen from the atmosphere fix into the soil which increase the soil fertility, जो increase करता है soil fertility को। फुल स्टॉप देना और नेक्स्ट लाइन ये लिखना कि this microorganisms are known as biological nitrogen fixer। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, मेरे हिसाब से ये टॉपिक इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा सॉइल फर्टिलिटी वाला कि आप चाहो तो अपने दोस्तों को भी एक्सप्लेन कर लोगे। चलो मैं मिटा दूं जो मैंने लिखा, या नोट कर लो, आप पॉज करके पहले नोट कर लो, नोट्स खुद बनाओ, खुद पढ़ो, बस मैं चीज़ों को यहाँ क्लियर कर पाऊंगी, समझा पाऊंगी। यहाँ भी मिटा दो। चलो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर कॉज डिजीजेस टू प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन आर कॉल्ड पैथोजेंस। ठीक है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि आपको डिजीज दे देते हैं, यानी जिसकी वजह से डिजीजेस होते हैं ह्यूमंस को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, उनको क्या कहा गया है? उनको पैथोजेंस कहा गया है। 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज पैथोजेंस। 2 नंबर में ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज पैथोजेंस, तो आप लिखोगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉजेज डिजीजेस टू ह्यूमन, प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ठीक है, और नहीं तो 1 नंबर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा अगर पूछना होगा तो, माइक्रोऑर्गेनिज्म विच कॉजेज डिजीजेस टू प्लांट एंड एनिमल्स आर, कॉल्ड को हटा देगा आर और एक लंबा सा डैश लगा देगा, और उस डैश को आपको फिल करना होगा। तो उधर आप क्या लिखोगे? आप उधर लिखोगे पैथोजेंस। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। अब ना, फ्रॉम वेयर दे गेट इनटू द बॉडी। पहले मैं ऊपर का रब कर दूं जितना मैंने लिखा है। समझ में आया यहाँ तक? नोट बना लो, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो पॉज करके नोट बना लो। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फ्रॉम वेयर दे गेट इनटू ह्यूमन बॉडी। कहाँ से ये लोग
कहाँ से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। तो कैसे करते हैं? बाय एयर करते हैं, वी आर ब्रीदिंग, वी आर इनहेलिंग, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे गैसेस हैं, ठीक है, उसमें से कुछ गैसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हर जगह प्रेजेंट होंगे। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेरे अंदर गए, ठीक है, मैं बता रही हूँ पूरा प्रोसेस क्या होता है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरे अंदर गए, मेरे जो क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं, जो हेल्दी सेल्स होते हैं उनको एक्चुअली क्या कहते हैं, एक्चुअली मैं बायो की स्टूडेंट हूँ नहीं, तो जो हेल्दी सेल्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ते हैं कि बीमारी ना हो, वो सेल्स क्या करेंगे कि इनसे लड़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अगर वो जीते, ठीक है, ऐसे ऐसे लड़ेंगे, अगर वो जीते तो मुझे बीमारी नहीं होगी, अगर वो हार गए तो मुझे वो पर्टिकुलर बीमारी हो जाएगी। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? मैंने इनहेल किया, मुझे पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेरे अंदर आए, ठीक है, एयर के थ्रू की बात कर रही हूँ, पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरे अंदर आए। अंदर आने के बाद अगर वो सेल उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जीत गए तो मुझे वो बीमारी नहीं होगी, अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हार गए तो मुझे वो बीमारी हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट सुनो, वाटर। देखो पानी में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह प्रेजेंट है भाई, हर जगह प्रेजेंट है, इस पे प्रेजेंट है, इस पे प्रेजेंट है, इस पे प्रेजेंट है, इस पे प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है, साफ भाषा में। पानी में भी प्रेजेंट होगा। फिर मैंने पानी को इनटेक किया, अंदर गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरे, अगेन मेरी सेल लड़ा तो जीता, हारा तो मैं हार गई। समझ में आया? नेक्स्ट, फूड। नॉर्मल सी बात है, क्यों कहा जाता है कि बाहर का जंक फूड मत खाओ? क्यों? क्योंकि पता नहीं उन्होंने कैसे बनाया होगा, बनाने से पहले यूटेंसिल्स को वॉश किया होगा कि नहीं किया होगा, नहीं पता होता। जितनी अच्छे से, जितनी सफाई से घर में खाना बनता है उतनी सफाई से खाना बाहर नहीं बनता, बट इसलिए वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होके वहाँ से भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं आपको अंदर और आपको डिजीजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड बॉडी। अब देखो मान लो मेरे सामने कोई आया, ठीक है, मेरे सामने कोई आया, मैं उससे मिली, मैंने शेक हैंड किया, शेक हैंड करने की वजह से क्या हुआ, मैंने बताया भी कि हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, हो सकता है मेरे पाम पे हो, उसके पाम में हो, ठीक है, उसके हाथ पे है, मैंने ऐसे टच किया और मुझे उसकी वजह से, मान लो मैंने ऐसे टच किया, मेरे हाथ में भी आ गए, मैंने खाना खाया, ठीक है, मैंने खाना खाया, क्या हुआ इसकी वजह से? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरे अंदर चला गया, ठीक है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी के अंदर आ सकते हैं। आई क्या बात समझ में? ठीक है। अब ये बात एक थोड़ी सी ध्यान से सुन लो, कि जो डिजीजेस, मैं लिख लूं पहले, डिजीजेस spread by contact with others is called commercial diseases. जो डिजीज स्प्रेड होता है डायरेक्ट कांटेक्ट से, जो डिजीज स्प्रेड होता है कांटेक्ट की वजह से, ठीक है, उस डिजीज को क्या कहा जाता है? कमर्शियल डिजीज कहा जाता है। एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल इसका मैं दे दूं आपको, कोविड। काफी आतंक मचाया इस बीमारी ने, है कोविड-19 है। ये कौन सा डिजीज हुआ था सब बताना मुझे, अब आप बताना क्या होता था कोविड में। एक्चुअली किसी इन्फेक्टेड इंसान से, किसी ऐसे इंसान से मैं मिलूं जिससे कोविड हुआ हो, और उस इंसान से मिलने के बाद मैंने उससे शेक हैंड किया, कुछ डायरेक्ट कांटेक्ट किया, तो वो बीमारी मुझे हो जाया करती थी, वो बीमारी मुझे हो जाएगी। तो ये बीमारी क्या हुआ? स्प्रेड हुआ। कैसे हुआ? किसी इन्फेक्टेड पर्सन की वजह से हुआ। तो इस बीमारी को क्या कहा गया? कमर्शियल डिजीज कहा गया, ठीक है। कोविड इसका एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। कोई पूछ लिया भाई कमर्शियल डिजीज क्या होता है, पेपर में पूछ लिया टीचर ने भाई कमर्शियल डिजीजेस क्या होते हैं, तो यही डेफिनेशन आप लिख के आना।
समझ में आई बात? अब देखो कैरियर्स, ठीक है, कैरियर्स, फीमेल मॉस्किटो जिसको कहा गया एनोफेलिस, उसकी वजह से मलेरिया होता है, ठीक है। मेल मॉस्किटो की वजह से क्या होता है? डेंगू होता है। ये एंडीज होता है, हाँ, मेल मॉस्किटो का नाम होता है एंडीज। पेपर में पूछ सकता है, चाहे तो 1 नंबर में, या तो एज अ ट्रू और फॉल्स भी इसको पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिजीजेस इन प्लांट एंड एनिमल। कौन सी डिजीज किस प्लांट में किस वजह से होता है वो देखेंगे। प्लांट का देख लो पहले, डिजीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। डिजीज का नाम किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ, मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस वजह से वो स्प्रेड हुआ। पहला है सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर, ठीक है, वो किस वजह से हुआ? बैक्टीरिया की वजह से हुआ। इसके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्रांसमिशन क्या था? एयर था। सेकेंड है आपका रस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट में जो रस्ट हो जाता है, व्हीट यानी गेहूं, हाँ, शायद रस्ट यानी उस पर जो वाइट वाइट लेयर आ जाती होगी, उसको उसकी बात कर रहा है। तो वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुआ? फंगी की वजह से हुआ। उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या था? एयर एंड सीड था। एयर तो समझ में आया कैसे। सीड क्या होता है कि खेती करने से पहले जो फार्मर होते हैं वो सीड लेके आते हैं मार्केट से। उस सीड में अगर कुछ दिक्कत हुई तो वो पूरा जो फसल होगा उनका पर्टिकुलर खेत में, पर्टिकुलर प्लॉट में, वो पूरा खराब हो जाएगा। और वो कौन सी खराबी होगी? रस्ट ऑफ व्हीट। एनिमल का देख लो आप लोग कि एंथ्रेक्स एक बीमारी का नाम है जो बैक्टीरिया की वजह से हुआ। दूसरा फूट एंड माउथ डिजीज है जो कि वायरस की वजह से हुआ। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक टॉपिक बचा है आपका बस, जिसे ओरली मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। क्या है वो टॉपिक, बीमारी कहने जा रही थी मैं, क्या है वो टॉपिक? फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन, इसमें भी आपके 4 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड, एक एक करके एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को जानेंगे, डीपली नहीं, ऊपरी ऊपरी, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। केमिकल मेथड क्या होता है कि हम किसी भी चीज में नहीं, जैसे कि अचार आप देखे होंगे आपके घर में कितने दिनों से पड़े होंगे, लेकिन वो खराब नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि इसका रीजन ये है, ठीक है। क्या होता है बेसिकली, उसमें सॉल्ट डाला जाता है या कोई एसिड डाला जाता है, जिसकी वजह से वो अचार जो है सालों सालों प्रिजर्व रहा है, ठीक है। उस एसिड का मैं नाम बताता हूँ, सोडियम बेंजोनेट। सोडियम बेंजोनेट नहीं, सॉरी बेंजोएट है, सॉरी सोडियम बेंजोएट। ये पर्टिकुलर केमिकल है जो कि प्रिजर्व करता है किसी भी अचार को, यानी पिकल्स को या जैम को माइक्रोब से, ठीक है। फिर से रिपीट कर दूं, केमिकल मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड, अचार और जैम को प्रिजर्व करने के लिए, किससे बचाने के लिए? बाय द इफेक्ट ऑफ माइक्रोब्स। इसमें क्या केमिकल, क्या सॉल्ट यूज होता है? तो सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? प्रिजर्वेशन बाय सॉल्ट। प्रिजर्वेशन बाय सॉल्ट प्रिजर्वेशन बाय सॉल्ट। सेम इसमें क्या क्या बात किया गया कि मीट, फिश, आंवला, रॉ मैंगो, इससे भी क्या होता है? मीट, फिश, आंवला और रॉ मैंगो यानी कच्चे आम प्रिजर्व किए जाते हैं इस मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। थर्ड, प्रिजर्वेशन
बाय शुगर। राइटिंग पे ध्यान ना दें, राइटिंग पे ध्यान ना दें। जैम्स एंड जेली, जैम्स एंड जेलीज देखा है ना, सबने खाया भी है बचपन में, मैंने भी खाया है। जैम्स एंड जेलीज प्रिजर्व होता है इस मेथड से। कैसे? शुगर यूज होता है इसमें, शुगर यूज होता है इसमें। कैसे यूज होता है, कैसे कोई शुगर किसी चीज को बचा सकता है? तो जो शुगर होता है ना, वो मॉइस्चर रिलीज करता है, रिड्यूस करता है। किसी भी चीज का जो मॉइस्चर होता है उसको वो रिड्यूस करता है, और उस जो हैबिट जो ग्रोथ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसको रोक देता है। लिख दूं मैं यहाँ पे, शुगर के नीचे लिख रही हूँ, इट रिड्यूस द मॉइस्चर एंड stop the growth of microorganism, राइटिंग पे ध्यान ना दो, ठीक है। अच्छा, पेपर में पूछ सकता है कि हाउ अ शुगर कैन बी प्रिजर्व, हाउ अ शुगर कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ जैम्स एंड जेलीज। तो इसमें लिख सकते हो आप दो पॉइंट वाइज में, द फॉलोइंग। पहला आप लिख सकते हो, इट रिड्यूस द मॉइस्चर, ओके। अच्छा, इतने पे मत हो जाना, इट रिड्यूस द मॉइस्चर फ्रॉम द जैम्स एंड जेलीज। आगे सेंटेंस बढ़ाना, सेंटेंस फ्रेम करना। सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो, इट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स विच कैन प्रिजर्व द जैम्स एंड जेलीज, विच कैन प्रिजर्व जैम्स एंड जेलीज। अब लास्ट टॉपिक, मतलब लास्ट टॉपिक नहीं, इसमें से फोर्थ पॉइंट आपका प्रिजर्वेशन का क्या है? हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मैं भी आराम से पढ़ूंगी इस वाले टॉपिक को। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, ये एक प्रोसेस है जो कि डिस्कवर किया क्या था लुइस पेस्टर से। पेस्टर ने इसको डिस्कवर किया था। और इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहा गया है? पेस्टराइजेशन। इसलिए इसको क्या कहा गया? पेस्टराइजेशन, ठीक है। अच्छा, ये आपने अपने डेली लाइफ में आप इसे देखते भी हो, पता है कहाँ? जब हम दूध गर्म करते हैं और फिर उसको ठंडा होने देते हैं, फिर हम दूध गर्म करते हैं और फिर ठंडा करते हैं। अगर ऐसा ना करें तो दूध फट जाता है और पनीर की फॉर्मेशन हो जाती है, पता है ना? दूध कभी फटा हुआ देखा है? मम्मी से पूछना, आपको मम्मी बताएगी कि दूध को बार बार गर्म ना करें तो दूध फट जाता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है? हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, ठीक है। ये दूध गर्म करना, ठंडा करना, ये प्रोसेस किसने हमें बताया, किसने डिस्कवर किया? तो इन्होंने डिस्कवर किया। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पेस्टराइजेशन। अगले बार अब मम्मी दूध गर्म ठंडा करे तो क्या है ना, मम्मी इस प्रोसेस का नाम क्या है? पेस्टराइजेशन। तो कहेंगे कि बेटा ये तू अपना ज्ञान ना अपने पास ही रख, हम लोग तो इसको गर्म ठंडा होना ही कहते हैं, वो वही कहेंगे, ठीक है। ऐसे इस चैप्टर का डी एंड होता है। आई होप सबको समझ में आया। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और देखते रहें आगे के वीडियोस। थैंक यू।